जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब एग्जाम में, चाहे आपका डिफेंस का कोई एग्जाम हो या कोई आरपीसी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम ले लो आप, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति को हमें दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा समतलीय आकृतियां और दूसरा पार्ट रहेगा ठोस आकृतियां। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं समतलीय आकृतियों की। उसके बाद हम बात करेंगे ठोस आकृतियों की। ठोस आकृतियां, अब देखिए समतलीय आकृतियां में सबसे पहले समतलीय आकृतियां किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जो किसी समतल सतह पर स्थित होती हैं, उन सभी आकृतियों को हम समतलीय आकृतियां कहते हैं। और ऐसी आकृतियां जो ठोस होती हैं, उन आकृतियों को हम ठोस आकृतियां कहते हैं। जैसे बात करते हैं समतलीय आकृतियां में, तो जितनी भी समतलीय आकृतियां होती हैं वो द्विविमीय होती हैं, अर्थात उनमें दो विमाएं होती हैं, एक तो लंबाई होती हैं और एक चौड़ाई होती हैं। दो विमा के कारण इन आकृतियों को हमें द्विविमीय आकृतियां या फिर आप कह सकते हो 3D आकृतियां, 2D आकृतियां। और ठोस आकृतियां, ये आकृतियां इनमें विमाएं 3 होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होने के कारण इन आकृतियों को हम कहते हैं 3D आकृतियां। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप बात समझ पा रहे हो, समतलीय आकृतियों को ही हम 2D आकृतियां कहते हैं और जो ठोस आकृतियां होती हैं उन्हें ही हमें 3D आकृति कहते हैं। ये तो बात हो गई समतलीय आकृतियां किसे कहते हैं और ठोस आकृतियां किसे कहते हैं। अब समझते हैं कौन कौन सी आकृतियां हैं जो समतलीय आकृतियां हैं और कौन कौन सी आकृतियां हैं जो ठोस आकृतियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग किसे कहते हैं? किसी समतल पर स्थित ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया हमारे पास वर्ग। वर्ग के बाद बात करते हैं आयत की। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। किसी समतल पर स्थित है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो। जैसे ये आयत की लंबाई है लेंथ और ये इसकी चौड़ाई है ब्रेथ। जितनी ये भुजा होगी उतनी की उतनी ये भुजा होगी, अर्थात हम कहेंगे यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, और यदि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग और यह है हमारे पास आयत। अब बात करते हैं तीसरी आकृति की। किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदुपथ होता है, उस बिंदुपथ को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये एक बिंदुओं का बिंदुपथ है, इस आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? यह हमारे पास वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र
और ये वर्त की परिधि है, चारों ओर की दूरी को परिधि कहते हैं। इनके बीच की दूरी को हम आर यानी त्रिज्या कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? आगे बात करते हैं, यदि इसको दो बराबर भागा में विभाजित कर दिया जाए तो इससे जो आकृति बनती है उस आकृति को हम अर्धवर्त कहते हैं। ये तो हो गया हमारे वर्त और ये बन गया हमारे पास अर्धवर्त। इस वर्त को दो बराबर भागा में बांटने के कारण जो आकृति बन रही है उस आकृति को हम क्या कहते हैं? अर्धवर्त कहते हैं। तो वर्त और अर्धवर्त दोनों भी कैसी आकृति है? समतलीय आकृतियां हैं। आगे हम बात करेंगे त्रिभुज की। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कोई भी आकृति है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, जैसे देखिए, तो ये देखिए ये एक, दो और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? ये त्रिभुज है। कोई भी आकृति हो वो तीन भुजाओं से घिरकर यदि बंद हो रही है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। कोई भी हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब बात करेंगे त्रिभुज के प्रकारों की और चतुर्भुज के प्रकारों की, परंतु ये जब अगला वीडियो में हम जब सूत्रों की बात करेंगे। इस क्लास में हम केवल समझ रहे हैं समतलीय आकृतियों क्या है, और जैसे हम काम में लेंगे शब्द किसी भी, इसके फॉर्मूले जैसे बनते हैं विकर्ण पर, क्षेत्रफल पर, परिमाप पर, उनकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम सूत्रों की चर्चा नहीं करेंगे। हमें क्षेत्रमिति को समझना है तो सूत्रों को समझना पड़ेगा। सूत्रों को रटने से काम नहीं चलेगा, वास्तविक में समझ पैदा करनी पड़ेगी कि ये परिमाप फॉर ए आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है। आयत की लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो ये फॉर्मूला बना कैसे हैं इस बात को समझना पड़ेगा। यदि आप फॉर्मूलों को रटते हो तो रटने से क्षेत्रमिति टॉपिक जो हमारा मेंसुरेशन टॉपिक है वो समझ में नहीं आने वाला है। हमारा एक ही टारगेट है इसके प्रति, इस टॉपिक के प्रति वास्तविक समझ पैदा करना। देखिए अब बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं इस बात को हमने समझ लिया। त्रिभुज हम किसे कहते हैं इस बात को हमने समझ लिया। वृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, इन सभी बातों को हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिज्यीय खंड की। यदि त्रिभुज का ही कोई भाग है, वर्त का ही कोई भाग है और इसको इस प्रकार से काट दिया जाए और इस प्रकार से जो भाग बनता है, ठीक है, इस भाग को ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम त्रिज्यीय खंड कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्तखंड की। तो ये सभी आकृतियां क्या है? इन सभी आकृतियों को हम समतलीय आकृतियां कहते हैं। ये तो बात हो गई समतलीय आकृतियों की। समतलीय आकृतियां क्या है उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठोस आकृतियां की। तो देखिए ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां में सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। घन एक ऐसी आकृति है जो वर्ग से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए ये एक घन है, ठीक है। घन किसे कहते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था। ठोस आकृतियां में इनमें तीन विमाएं होती हैं। तीन विमाएं कौन कौन सी? देखिए एक तो हमारे पास लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती हैं और एक ऊंचाई होती है। और घन की विशेषता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होगी। बात समझ पा रहे हो क्या? इसमें लंबाई भी वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी और चौड़ाई भी वही रहेगी। तो इसलिए हमने कह दिया ये घन है तो इसकी भुजा क्या होगी? ए। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए होगी। अर्थात कहेंगे ऐसी आकृति
जिसकी तीनों विमाएं आपस में बराबर हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? अभी तक हमने क्षेत्रफल क्षेत्रफल की कुछ भी बात नहीं की है। अभी तक हमने इस बात को समझने की कोशिश की है घन क्या होता है। अब बात करते हैं घन के बाद घनाभ की। घनाभ आयत के मिलने से बनता है। जैसे देखिए, ये एक आकृति हमारे पास जिसका निर्माण है आप देख पा रहे हो आयत के कारण हुआ है। अब इसमें देखिए, ये एक हमारे पास घनाभ है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को, ऐसी डिजाइन को हम कहते हैं घन। और ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमा अलग अलग हो, तो ऐसी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब ये बात हो गई घन और घनाभ की। आगे हम बात करेंगे जिस प्रकार से वर्त है, वर्त के समान ही दिखने वाली एक और आकृति होती है जिसे हम कहते हैं गोला। जैसे आपने देखा होगा दैनिक जीवन में बोल एक क्या है? गोला है। वर्त और गोले में फर्क होता है। वर्त एक समतलीय आकृति होती है। किसी भी प्लेन पर बनाया हुआ जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। परंतु गोले को समझने की कोशिश करते हैं। गोला जैसे बॉल होती हैं क्रिकेट वाली या फुटबॉल होती हैं, ये सभी क्या है? गोला है। इन आकृतियों को हम गोला कहते हैं। गोले के बाद हम बात करेंगे अर्धगोले की। एक कटोरी अनुमा जो संरचना होती हैं, आकृति होती हैं, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये हो गया हमारे पास है अर्धगोला। इसके बाद हम बात करेंगे बेलन की। बेलन के बाद हम बात करेंगे शंकु की। और शंकु के बाद जैसे आपने देखा होगा बाल्टी अनुमा एक संरचना होती है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं शंकु के ऊपर वाले भाग को काटने से जो डिजाइन बनती है उसे हम छिनक कहते हैं। छिनक की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिज्म की। यह हमारे पास प्रिज्म है। तो ये सभी आकृतियां ठोस आकृतियां होती हैं, 3D आकृतियां होती हैं। चलो, इसमें ये हमारे पास इतनी सारी आकृतियां हैं, तो इतने सारे फॉर्मूले, इस पर बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। इतने फॉर्मूले याद रखना संभव नहीं है। इन फॉर्मूलों को हमें समझना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, इनकी बातों को समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलों में विकर्ण की। उसके बाद हम बात करेंगे परिमाप की। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। और उसके बाद हम बात करेंगे आयतन की। सबसे पहले समझते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है? किसी भी डिजाइन है या किसी भी आकृति का विकर्ण क्या है? सबसे पहले तो विकर्ण को समझते हैं। विकर्ण क्या है? किसी भी आकृति के दो विपरीत कोनों के मध्य की दूरी या बीच की जो रेखाखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं?
विकर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ये आकृति है, तो इसमें इस कोने और इसका उल्टा, इसका विपरीत कोना कौन सा, ये कोने, इन दोनों कोनों के बीच में जो दूरी होती है, इन दूरी को ही हम क्या कहते हैं, इनके बीच की दूरी को ही हमें विकर्ण कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे देखिए इस कोने और इसका विपरीत कौन सा, ये, इन दोनों के बीच में देखिए ये दूरी है, इसे ही हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, ये भी विपरीत है, तो इनके बीच में भी विकर्ण बन रहा है, इनके बीच में भी क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। विकर्ण हम कहते हैं कोई भी आकृति के दो विपरीत कोनों के बीच की जो दूरी होती है, सीधी दूरी होती है, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो बताइएगा वर्ग में तो विकर्ण संभव है क्योंकि इसमें दो विपरीत कोने हैं, तो कहेंगे वर्ग में विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होगा। और आयत में भी विकर्ण संभव है क्योंकि इसमें भी दो विपरीत कोने हैं। अब बात करते हैं वर्त की, तो वर्त में तो दो कोई कोने है ही नहीं, तो हम कहेंगे इसका विकर्ण संभव नहीं है। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद हम बात करेंगे अर्धवर्त की, तो अर्धवर्त में भी दो विपरीत कोने नहीं है, अर्थात अर्धवर्त का भी विकर्ण संभव नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज की, तो त्रिभुज का भी विकर्ण संभव नहीं है क्योंकि इसमें विपरीत कोने कौन से हो गए, इसमें तो तीन ही कोने हैं, अर्थात इसमें विपरीत कोने नहीं है, तो त्रिभुज का भी विकर्ण संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज की, तो देखिए चतुर्भुज में बिल्कुल दो विकर्ण है, दो विपरीत कोने है इसमें, परंतु इसका विकर्ण का कोई निश्चित फॉर्मूला बनना संभव नहीं है। इस कारण चतुर्भुज में भी विकर्ण का फॉर्मूला नहीं होता है। तो समतलीय आकृतियों में हमारे पास केवल दो ऐसी आकृतियां हैं जिनमें विकर्ण संभव है। एक तो हमारे पास वर्ग है और एक आयत है। समतलीय आकृतियों में केवल दो ऐसी आकृतियां हैं जिसमें विकर्ण का फॉर्मूला संभव है। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद हम बात करते हैं ठोस आकृतियों की। तो ठोस आकृतियों में आपने आपके जीवन में देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक घनाभाकार कमरा है, तो उसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है, वो विकर्ण की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए दो विपरीत शीर्ष है, एक तो ये शीर्ष और एक ये शीर्ष, इन दोनों शीर्षों को मिला दिया जाए तो मिलाने से जो रेखा बन रही है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी दो विपरीत शीर्ष है, देखिए एक तो ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है, ये दो विपरीत कोने हैं, इनको मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है, जिस रेखाखंड का निर्माण होता है, उस रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर समतलीय आकृतियों में तो ऐसी दो आकृतियां हैं, वर्ग और आयत, जिसके विकर्ण समूह है। उसके साथ साथ ठोस आकृतियों में भी दो ही आकृतियां, एक घन और घनाभ, जिसके विकर्ण संभव है। बाकी और किसी भी आकृति के विकर्ण संभव नहीं है, क्योंकि आप गोले में देखेंगे, अर्धगोले में देखेंगे, बेलन या शंकु, किसी में देखेंगे तो आपको दो विपरीत कोने नहीं मिलेंगे। इस कारण इनमें केवल ऐसी चार ही आकृतियां हैं जिनके हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आपसे विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, या तो आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा भाषा के रूप में कि ये कोई कमरा है या फिर कोई घनाभाकार कोई डिब्बा है जिसमें बड़े से बड़ी कितनी लंबी छड़ इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसका मतलब बड़ी से बड़ी छड़ की बात कर रहा है। वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है, वो आपसे विकर्ण के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और विकर्ण के बाद दूसरा शब्द है हमारे सामने, वो है परिमाप। वैसे नाम से स्पष्ट है, परि का अर्थ होता है चारों ओर का और माप का अर्थ माप ही होता है। किसी भी आकृति के चारों ओर के माप को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब देखते हैं किस किस आकृति का परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं और किस किस आकृति का परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं समतलीय आकृतियों में, और समतलीय आकृतियों में सबसे पहली आकृति हमारे सामने वर्ग है। तो क्या हम वर्ग के चारों ओर घूम सकते हैं क्या? बिल्कुल हम घूम सकते हैं। यहां से यदि स्टार्ट होते हैं तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है। वापस यहां से स्टार्ट होंगे तो घूमकर वापस यहां आ जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इसके चारों ओर की दूरी या फिर इसके कोनों के चारों ओर चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करते हैं उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। बात समझ पा रहे हो? और वो का सेम प्रोसेस किस में है? आयत में है। आयत के इस कोने से घूमना स्टार्ट होते हैं, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां तक आएंगे। तब तक जितनी दूरी तय कर रहे हैं उस दूरी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? परंतु अगला जो हमारा आकृति है अगली, वो वर्त है, और वर्त एक गोल आकृति है, और गोल आकृति के चारों ओर की माप को हम परिमाप नहीं कहकर, मीनिंग वो सेम ही रहेगा, परिधि कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? केवल मीनिंग वही है, सेम ही है, चारों ओर का माप ही, परंतु परिधि कहते हैं इसके चारों ओर के माप को। परि का अर्थ वही है, चारों ओर का, दी का मतलब दूरी। किसी भी दूरी के चारों ओर की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वर्त है किसी भी गोल आकृति के चारों ओर की जो भी दूरियां होती हैं उन्हें हम परिधि कहते हैं, परिमाप नहीं कहते हैं। अगली जो डिजाइन है हमारी, ये गोल नहीं है। अभी मैंने बोला केवल गोल आकृति के चारों ओर के माप को हम परिधि कहते हैं। ये गोल नहीं है, ये अर्धवर्त है। ये गोलाकार नहीं होने के कारण इस आकृति के चारों ओर के माप को हम क्या कहेंगे? परिमाप ही कहेंगे। इसके चारों ओर का माप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको पता ही है, यहां से चलना स्टार्ट होते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका भी परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का भी हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड का भी हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि जितनी भी समतलीय आकृतियां हैं इन सभी का परिमाप तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। अब बात समझते हैं, क्या हम ठोस आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं क्या? परिमाप के लिए जिस बिंदु से चलना स्टार्ट होते हैं, घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर आना चाहिए, और बीच में कोई जो भी बिंदु है, जो भी रेखा है, वो छूटनी नहीं चाहिए या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहां से चलना स्टार्ट होते हैं, यहां से यहां तक चले, वापिस यहां तक चले, ठीक है, वापिस यहां तक चले, वापिस यहां तक चले, वापिस यहां तक चले और वापिस यहां आए, तब तक बीच में देखिए ये रेखा छूट गई, ये रेखा छूट गई, इतनी सारी छूट गई, ठीक है। या फिर यहां से घूम आएंगे तो पीछे वाली छूट जाएगी, या फिर कोई रिपीट हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इन्हें जो भी आकृतियां होती हैं, ठोस आकृतियां, उनका हम परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? तो परिमाप हम केवल किस कौन कौन सी आकृतियों का ज्ञात कर सकते हैं? केवल समतलीय आकृतियों का ही परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो शब्द थे, एक तो विकर्ण और एक परिमाप, इनके बारे में समझने की कोशिश की है। कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, और कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को समझा। विकर्ण और परिमाप क्या है, इस बात को समझने की कोशिश की है। अभी तक हमने किसी भी फॉर्मूले की चर्चा नहीं की है। चलो, परिमाप से संबंधित क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी आयताकार, वर्गाकार या वर्त के आकार का खेत है, उसके चारों ओर बाड़ करवानी हो, या फिर तारबंदी करवानी हो, या फिर दीवार बनवानी हो, जो भी काम किसी भी आकृति के चारों ओर होता है, इसका मतलब वो हमसे क्या पूछना चाहता है? वो हमसे परिमाप के बारे में पूछना चाहता है। तो परिमाप से संबंधित क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा उस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको समझाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से। जैसे बोल देगा कोई आयताकार खेत है, उसके चारों ओर हमें तारबंदी करवानी है, अर्थात हमें पता है हम तारबंदी कहाँ करेंगे? उस खेत के चारों ओर करेंगे, और जो भी कार्य चारों ओर होता है, इसका मतलब ये हमसे
किसके बारे में पूछना चाहता है? ये हमसे परिमाप के बारे में पूछना चाहता है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा शब्द है वो है क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की और समझने की कोशिश करेंगे क्षेत्रफल क्या है और कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सभी आकृतियों का, समतलीय आकृतियों का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठोस आकृतियों का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कहते किसे हैं? किसी भी वस्तु द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है, ठीक है, जितना भाग घेरा जाता है, उस भाग को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मैंने इस बोर्ड पर ये वर्ग बनाया है, तो वर्ग के द्वारा कितना एरिया घेरा गया, तो आप कहेंगे सर ये जो दिख रहा हमें इस वर्ग के अंदर है वो सारा का सारा एरिया घेरा गया, तो इस भाग को ही हम क्या कहते हैं? इसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इसमें हमने एक वर्त बनाया है, तो इस वर्त के द्वारा कितना एरिया घेरा गया, जैसे ये पूरा का पूरा वर्त के अंदर वाला एरिया घेरा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? इसका क्षेत्रफल है। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार चाहे आप अर्धवर्त लो, त्रिभुज लो, चतुर्भुज लो, त्रिज्यखंड लो, या कोई भी ठोस आकृति, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कुछ भी ले लो, इनके सभी के क्षेत्रफल होते हैं। बात समझ गए? तो हमें यह पता चल गया क्षेत्रफल के बारे में। तो इसमें जो हमें समतलीय आकृति हैं उनमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आपसे क्षेत्रफल ही बोला जाएगा कि इनका क्षेत्रफल बताइए, और जो सामने दिख रहा है वो इनका क्षेत्रफल है। परंतु जो हमारे सामने ठोस आकृतियां हैं, 3D आकृतियां हैं, इनमें क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्षेत्रफल होता है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता हमारे सामने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे हो क्या? अब समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। जैसे ये मार्कर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय कौन सा है? जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो गोल गोल दिख रहा है, ठीक है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और संपूर्ण पृष्ठीय कब कहेंगे? वक्र पृष्ठ के साथ साथ जो ऊपर वाले और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी शामिल कर दिया जाए, तो इससे जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा उस क्षेत्रफल को हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे ये आकृति हमारे पास एक बेलन है, इसमें जो गोल वाला क्षेत्रफल है, गोल वाला भाग है, उसका जो क्षेत्रफल होता है इसे तो हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके साथ साथ ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भागों को शामिल, नीचे भी एक वर्त है और ऊपर भी एक वर्त है, इन दोनों को आपस में शामिल कर दिया जाए तो इससे जो क्षेत्रफल बनेगा उसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार शंकु में भी होगा। शंकु में भी जो नीचे का भाग है, देखिए नीचे की ओर क्या है? एक वर्त है। यदि हम जो शंकु का जो गोल वाला भाग है, जो ऊपर वाला हमें दिख रहा है, इस भाग को तो हम क्या कहते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ कहते हैं। और इसके साथ साथ नीचे वाले को भी ऐड कर दिया जाए तो इससे जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसे हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। घन और घनाभ में 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है। जैसे देखिए ये नीचे वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा और ऊपर वाला क्षेत्रफल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब हमसे किसके बारे में पूछना चाहता है? जो शेष 4 दीवारें बची हुई है, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक पीछे वाला भाग और एक आगे वाला भाग है, जो हमारे पास शेष 4 सतह है, इनका क्षेत्रफल पूछना चाहता है, ठीक है। इस क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? दीवारों का क्षेत्रफल कहेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घन और घनाभ से,
एक बगैर ढक्कन का संदूक है, मतलब उस पर संदूक के ऊपर ढक्कन नहीं है, बाकी सभी चीजें हैं, तो आप कहेंगे सर दीवारें तो होगी, इसके नीचे जो पृष्ठ है, नीचे वाला पृष्ठ भी होगा, केवल जो ऊपर वाला पृष्ठ नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब बात हो गई क्षेत्रफल की, और आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है आयतन। सबसे इंपॉर्टेंट आयतन है, इसको समझना। सबसे पहले जैसे क्षेत्रफल की बात की तो हमने समझा कि क्षेत्रफल हम समतलीय आकृतियों का भी ज्ञात कर सकते हैं और ठोस आकृतियों का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब सोचिएगा आयतन हम कौन कौन सी आकृतियों का ज्ञात कर सकते हैं, और यदि किसी आकृति का आयतन ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है। अब समझते हैं हम आयतन के बारे में। आयतन क्या है? देखिए, यदि किसी आकृति के अंदर हम कुछ भर सकते हैं, जैसे यह हमारे पास एक मार्कर है और इसके अंदर हम इंक या पानी या भर सकते हैं, तो इसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यह एक घन है, घन के अंदर हम कुछ भर सकते हैं, घनाभ के अंदर, बेलन के अंदर, अर्धगोले के अंदर, गोले के अंदर है, शंकु के अंदर या छिड़क के अंदर, जो भी आकृतियां जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। भरने के लिए कुछ भी भर सकते हैं हम, ठोस भर सकते हैं या द्रव भर सकते हैं या गैस भर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस कमरे में अधिकतम हवा भरी हुई, इतनी हवा भरी हुई है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? हवा भरी हुई अर्थात गैस भरा हुआ है। और मैंने कहा है कुछ भी किसी भी आकृति में भरा जा रहा है, इसका मतलब चाहे वो हवा हो, पानी हो या ठोस हो, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है आयतन की। वो किसकी बात कर रहा है? वो आयतन की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। एक तो भरना हो गया, पहला शब्द है। कुछ भी हम भर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया था हम भरने को पानी भी भर सकते हैं, हवा भी भर सकते हैं, द्रव, गैस और लिक्विड, तीनों में से कुछ भी भरा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे वजन की। जिनका वजन होता है, ठीक है, उनका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको समझना, जैसे हमारे पास मानिएगा ये मार्करों का ढेर है, एक बड़ा मार्कर है हमारे, सॉरी डस्टर है हमारे पास, बड़ा डस्टर है, ठीक है। इसका विभाजन करके मैं कितने छोटे छोटे डस्टर बना सकता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो कौन है? वो आयतन है। अर्थात वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो आयतन के बारे में बात कर रहा है। जब भी डिवाइड करने का बोला जाए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बड़ी टंकी है हमारे पास, उसका पानी की सहायता से कितने में छोटे छोटे कोई भी बोतल ले लेते हैं, कितने बोतल भर सकते हैं, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है? उस क्वेश्चन में आयतन की बात कर रहा है। जब भी भरने की बात हो, मैंने अभी बताया था, ठीक है, और या बंटवारे की बात हो, जैसे कोई बड़ी आकृति है, ठीक है, उसको काटा जा रहा है, या फिर दीवार वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ी दीवार है जो ईंटों की सहायता से बनाई जा रही है, ठीक है, आपको दीवार का आयतन दिया जाएगा और एक ईंट का आयतन दिया जाएगा, तो उसकी सहायता से आप ईंटों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जैसे पूरे बॉक्स का आयतन दे दिया, जैसे इसका डस्टर का पूरे का आयतन दे दिया, एक डस्टर है, उसकी सहायता से छोटे छोटे इसके टुकड़े करने से हमें
ये जो छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा उसके बारे में बताना है, अर्थात वो किसकी बात करना चाहता है, वो हमसे आयतन के बारे में बताना चाहता है। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में हमने बात की समतलीय आकृतियां और ठोस आकृतियों के बारे में। समझा सबसे पहले विकर्ण कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनके विकर्ण याद करने संभव है। सबसे पहले हमने बात की वर्ग के, आयत के, घन के और घनाभ के, ये 4 आकृतियां हैं जिनके हम विकर्ण याद कर सकते हैं और विकर्ण क्या है इस बात को समझने की कोशिश की। आगे हम बात करेंगे। फिर हमने बात की परिमाप की। तो परिमाप, जितनी भी समतलीय आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों का परिमाप हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सभी आकृतियों का, समतलीय आकृतियों का भी हम क्षेत्रफल याद कर सकते हैं और ठोस आकृतियों का भी हम क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा ठोस आकृतियों में 2 प्रकार के क्षेत्रफल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमसे संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पूछ रहा है या फिर वक्र पृष्ठ? ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। और उसके बाद हमने बात समझने की कोशिश की है कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि सर ये आयतन की बात कर रहा है, अर्थात आयतन क्या होता है। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में जितना भी इसका बेसिक है, क्षेत्रमिति का जो बेसिक है कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्षेत्रमिति समझनी है तो इस बातों को समझना बहुत जरूरी था। इसको हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।